Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to revise our TCS CCA rules. Okay? हम इसको रिवाइज करना चाहेंगे अपने तरफ से, तो चलिए शुरू कर देते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। चलिए, तो ये हमारा है, सबसे पहले है शोर्ट टाइटल। सबसे पहले आपका ये फर्स्ट नंबर पर शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट कब हुआ था आपका? 1 दिसंबर 1965 में। कैसे याद करेंगे? अपील रूल है। और एक आपको बताऊं तो एक और चीज़ भी आपका कुछ दिसंबर में जाके हुआ था। क्या हुआ था? दिसंबर में ही था एक और, दैट इज पेंशन रूल। तो हमने उसको रिलेट कर दिया था कि पेंशन तो सबसे लास्ट में रहेगी, तो वो दिसंबर में आएगी, ठीक है। बट ये वाला भी जो है ये दिसंबर के फर्स्ट में है। पेंशन आपका 20 दिसंबर 2021 में है। ये आपका 1 दिसंबर, सिर्फ डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1965। तो आपको याद है सीसीए रूल्स 1965, कंडक्ट रूल्स है 1964 है, पेंशन रूल्स है आपकी 21 में अभी नए आए हैं, आरटीआई आपका 2005 है, एलटीसी आपका 1988 चल रहा है, ठीक है। लीव रूल्स 1972 है आपके, डीएफपीआर 1978 है। ये तो आपको पता है। अब इनमें डेट्स आपको लर्न कर लिए कि डेट्स कौन सा है। तो पेंशन रूल कौन सा है? सबसे लास्ट में आता है, 20 दिसंबर को आता है, ठीक है। इससे पहले ये कौन सा आ गया आपका? 1 दिसंबर 1965 को आपके आ गए आपके सीसीए रूल्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए बात करते हैं अब हम इसका। इसकी शॉर्ट टाइटल क्या है? इसका शॉर्ट टाइटल है इसका, दैट इज सीसीए सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल। क्लासिफिकेशन भी है, कंट्रोल भी है, एंड अपील रूल है 1965 का, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब कौन? अपॉइंटिंग मतलब अथॉरिटी, मतलब द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विस ऑफ विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फ्रॉम द टाइम बीइंग for the time being a member, or the grade or to the grade of the service in which the government servant is time being included। जिस भी आप ग्रेड में हो उसमें, उस पर आपकी कौन सी अथॉरिटी है जो कि आपकी अपॉइंटमेंट कर सकती है उस सर्विस पर, ठीक है। ऑफ विच द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फ्रॉम द टाइम बीइंग अ मेंबर, जिस पर आप अभी एक मेंबर हो, तो उसको बोलते हैं हम आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी। या फिर द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट विच द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द टाइमिंग होल्ड। जो भी आप टाइमिंग के लिए आप पोस्ट होल्ड करते हो, या तो सर्विस आ गया पहले में आपका, दूसरी वाला आपका आपका आ गया वो पोस्ट होल्ड करते हो। या फिर द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू सच सर्विस और ग्रेड और पोस्ट, ठीक है। या फिर कोई भी अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट किया हो किसी सर्विस, ग्रेड या पोस्ट के लिए। फिर द गवर्नमेंट सर्वेंट having been a permanent member of any other service, or having substantially held any other permanent post, has been in continuous employment of the government, the authority which appointed him to that service is called its appointing authority, ठीक है। तो whichever authority is the highest authority is basically the appointing authority होती है वो आपकी। नेक्स्ट आपका आता है कार्डर अथॉरिटी। कार्डर का मतलब होता है आपका सर्विस, ठीक है। तो इन रिलेशन टू अ सर्विस हैज द सेम मीनिंग एज द रूल्स रेगुलेटिंग दैट सर्विस, ठीक है। देन वी हैव सेंट्रल सर्विस, सिविल सर्विसेज और सेंट्रल सिविल पोस्ट। अगर इंक्लूड्स सिविलियन, जो सिविलियन सर्विस है, या फिर सिविलियन पोस्ट आती है जैसे डिफेंस में जो आती है ना, तो वो इसके सिविल सर्विस का मतलब होगा, जैसे आप सीएसएस लगा लीजिए। और मतलब सेंट्रल सिविल सर्विस में जैसे ग्रुप ए के जो पोस्ट होते हैं, जो यूपीएससी के थ्रू जो किए जाते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। आपका शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो दे भी रखा है आपका कौन कौन सा है। आर्कोलॉजिकल सर्विस ग्रुप ए, बोटानिकल सर्विस ग्रुप ए, सेंट्रल इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विसेज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ग्रुप ए में, इस तरीके से, ठीक है। इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्टल रेवेन्यू सर्विसेज की जो तीनों है आपकी, सेंट्रल एक्साइज ब्रांच। तो इस तरीके से जो है ये सब का सब आपका इसको मिला के आता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी आता है आपका। दीज आर कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज। और सेंट्रल सिविल सर्विस की बात करें, सिविल पोस्ट, सिविलियन पोस्ट में आता है, मतलब डिफेंस में है वो, ठीक है। मतलब कि डिफेंस की सर्विस जो यहाँ पे सिविलियन जो वर्क करते हैं वो हो गया। कमीशन का मतलब हो गया आपका यूपीएससी कमीशन, यहाँ पर यूपीएससी को कमीशन बोला गया है। डिफेंस सर्विस का मतलब दैट मीन्स द सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट। जो कि डिफेंस सर्विस का मतलब यहाँ पर जो भी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से जिनकी पेमेंट की जाती है, एंड नॉट सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के उनके अधीन नहीं होते, ठीक है। तो डिफेंस सर्विसेज का मतलब होता है दैट इज सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, जो कि डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से पे किए जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ? That means any establishment or organization declared by the president by notification in the official gazette to be a department of the government of India, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हो गया। फिर आता है आपका डिसिप्लिन अथॉरिटी। कौन है यहाँ पर? डिसिप्लिन अथॉरिटी मींस द अथॉरिटी कंपिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन है? डिसिप्लिन अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी
जो कि कॉम्पिटेंट है अंडर दीज रूल्स, ओके, इन रूल्स के अकॉर्डिंग, अंडर दीज रूल्स टू अपॉइंट टू इम्पोज ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज रूल, मतलब माइनर मेजर से लेकर कोई भी पेनल्टी इंपोज कर सकते, दैट इज कॉल्ड योर डिसिप्लिन अथॉरिटी। ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन जो है उसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, आपका गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट सर्वेंट मीन मतलब कोई भी एक मेंबर ऑफ अ सर्विस जो कि या तो उसकी सर्विस का होगा या फिर कोई भी ऐसी पोस्ट होल्ड कर रहा है यूनियन के अंडर में या फिर फॉरेन सर्विस के अंडर में या फिर टेम्परली कहीं पर प्लेस्ड है एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल और कहीं पर भी, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब यहाँ पर होता है कोई भी किसी भी सर्विस, आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है उनके आप मेंबर हो गए या फिर कोई आप इस तरीके की कोई होल्ड जो है पोस्ट होल्ड, सिविल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, जैसे डिफेंस में कहीं आप सिविलियन हो वहां पर हो गए अंडर द यूनियन एंड इंक्लूड्स एनी सच पर्सन ऑन फॉरेन सर्विस। मान लीजिए आपकी जो पेमेंट है वो फ्रॉम द नॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रही है, फ्रॉम लोकली जो वहां से हो रही है, लेकिन तब भी आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहेंगे चाहे आप फॉरेन सर्विस पर चले जाते हैं। फॉरेन सर्विस का मतलब यहाँ पर किसी भी लोकल अथॉरिटी पे आप कहीं चले गए तो, ठीक है। और इसके अलावा और हुज सर्विस आर टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए आपकी सर्विस जो है टेम्परली प्लेस कर दी जाती है वहां पर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, और लोकल या लोकल अथॉरिटी के अंडर में, तब भी आप यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब होता है दैट मीन्स अ मेंबर ऑफ अ सर्विस और होल्ड अ सिविल पोस्ट, जैसे आप सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट और हुज सर्विस आर टेम्पररी प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ अ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो। और यहाँ पे बोला है गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब है सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी और हुज सर्विस आर टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आप कहीं पर भी हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट में हो तो आपकी सर्विसेज सेंट्रल सेंट्रल में कर दी हो, सेंटर में हो तो आपकी सर्विस स्टेट में कर दी है, लोकल में है तो आपकी सेंटर में कर दी है, कहीं पर भी कर दी हो तो भी आप दैट यू रिमेन है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एज एन अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी एपिलेट रिव्यूइंग अथॉरिटी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर, आप एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी की भी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिसिप्लिन अथॉरिटी भी हो सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में, रिव्यूइंग अथॉरिटी अंडर द फंडामेंटल एफआरएसआर रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशन एज द केस में भी। हेड ऑफ ऑफिस का मतलब यहाँ पर कोई भी आप अपॉइंटिंग होते हैं, डिसिप्लिन अपीलेट रिव्यूइंग कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस की बात हो रही है, ठीक है। शेड्यूल का मतलब यहाँ पर शेड्यूल जो यहाँ पर दे रखे, कितने शेड्यूल है यहाँ पर इसके अंदर आपके इसके अंदर है, आप चेक कर लेते हैं, हमारे पास है शेड्यूल 5 शेड्यूल है इसके अंदर, ठीक है। 5 शेड्यूल इसके अंदर, पहले क्या है ग्रुप ए बी सी डी, और फिर फिफ्थ वाला है जिसके अंदर डिफेंस सर्विसेज आती है बी सी डी, ठीक है। और फिर बात करते हैं सेक्रेटरी, मतलब किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, तो इसके अंदर स्पेशल सेक्रेटरी भी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी, जॉइंट सेक्रेटरी प्लेस इंडिपेंडेंट चार्ज अगर कहीं दे रखा तो वो भी जो है इस केस में सेक्रेटरी माने जाएंगे इन रिलेशन टू कैबिनेट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी ऑफ द कैबिनेट। अगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की बात हो रही है तो सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट की बात हो जाएगी। मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट उनकी बात हो सकती है। इन रिलेशन टू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में तो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हो जाएंगे। इन रिलेशन प्लानिंग के में मतलब जिस भी डिवीजन की बात हो रही है वो जो है वहाँ की माना जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, मतलब कहाँ कहाँ ये रूल जो है अप्लाई अप्लाई होगा, ठीक है। बोलता दीज रूल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन, क्या कह रहा है, टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विस बट शैल नॉट अप्लाई टू किसमें, रेलवे सर्वेंट पे, ऑल इंडिया सर्विस, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ नोटिस, ठीक है। कोई भी अगर कोई पर्सन जो है ऐसी सर्विस पे लग रहा है जहाँ पर जो उनकी सर्विस है मतलब 1 महीना से नोटिस कम देने पर जो है आप वो छोड़ सकते हो, तो उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। एनी पर्सन फॉर हुम स्पेशल प्रोविजन जो है इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बाय द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ठीक है, कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया तो एक अलग बात है, या फिर प्रेसिडेंट ने अपने तरफ से किसी को एक्सक्लूड कर दिया तो एक अलग बात है। और जो ये है इसमें जो इंडियन Railway Establishment Code, these rules shall apply to every government servant temporary transfer to service or post coming into within exception रेलवे और स्पेशल प्रोविजन के एक्सेप्शन है टू हुम बट फॉर सच ट्रांसफर दीज रूल। अगर मान लीजिए आपका कहीं पर भी ट्रांसफर हो जाता है इन जहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल है तो वहाँ पर भी जो है आपके ऊपर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अभी बोलता है पर्सन टू हुम नॉट एप्लीकेबल, किस किस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये रूल इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका। या तो प्रेसिडेंट जो है अपनी तरफ से डायरेक्ट करते हैं इनको, प्रेसिडेंट ने अपने तरफ से डायरेक्ट कर रखा है कुछ कुछ पोस्ट के लिए कि यहाँ पर जो है इन पर रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में लोकली रिक्रूटेड स्टाफ है ना, जो मिशन अब्रॉड में कोई भी बाहर का कोई भी आपका अब्रॉड पे कोई मिशन है उसका आपने लोकली रिक्रूटेड स्टाफ किया है उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं उन पर नहीं होंगे। मंथली रेटेड पे स्टाफ पे तो वैसे नहीं होगा जो भी कंटिजेंसी पे किया जाता है। वर्क चार्ज पर नहीं होगा। डेली स्टाफ रेटेड स्टाफ पे नहीं होगा। डेली रेटेड वर्कमैन पे नहीं होगा। ऑल हॉट वेदर एंड मानसून एस्टेब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है आपका, याद रखिएगा इसको।
ऑल हॉट वेदर एंड मानसून एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो जो टेम्पररी अरेंजमेंट है ना बेसिकली है, तो इन पर भी ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन वी नेक्स्ट वन दैट इज नॉन डिपार्टमेंटल टेलीग्राफ, और खुद ही बोल रहा है नॉन डिपार्टमेंट टेलीग्राफिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर, तो उनके ऊपर भी नहीं होगा। होम अफेयर में किन के ऊपर नहीं होगा? पुलिस ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ आईजी इन दिल्ली पुलिस स्पेशल, तो ये जो है अप टू आईजी के ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। पुलिस ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ आईजी, सॉरी नॉट आईजी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस व्हाट, आईजी होता होगा आई थिंक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस क्या होते हैं? सुपीरियर ऑफिशियल, हाँ हाँ, रैंकिंग नेक्स्ट बिलो अ कमिश्नर सुपरिटेंडेंट और चीफ। ओके, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ओके, आई थिंक या आई थिंक अप टू इंस्पेक्टर लेवल की बात करें, ठीक है। देन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन दिल्ली पुलिस। देन वी हैव प्रेसिडेंट गार्डन एस्टेब्लिशमेंट एंड द एस्टेट ऑफिस। तो भी प्रेसिडेंट्स की जो गार्डन एस्टेब्लिशमेंट है, प्रेसिडेंट जो अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इनमें कुछ गार्डन स्पेसिफिकली जो है गार्डन के लिए कुछ लोगों को लिए रखा जाता है उसमें, ठीक है, गार्डन मेंटेन करने के लिए। तो गार्डन एस्टेब्लिशमेंट एंड दी एस्टेट ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो एस्टेट है वो बहुत बड़ा है, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो लोग रखा जाता है, तो वो भी नहीं होंगे। और ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और सिविल एविएशन और शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट में भी जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ है, टूरिस्ट ऑफिस अब्रॉड, ठीक है, सिविल एविएशन में भी लोकली रिक्रूटेड है, शिपिंग में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, वर्क्स एज पर्सन ऑफ द मैंगलोर प्रोजेक्ट्स एंड द तुतिकोरन हार्बर प्रोजेक्ट, किसी में नहीं होगा, ठीक है। Statutory rules have the power, have the force of law and alteration in conditions of the recruitment and service to be notified by amendments to the statutory rules. Statutory जो भी rules हैं, they have the force of law. Yes, जो भी rules, statutory rules है, जो भी हैं उनके, they have the force of law and alteration in condition of recruitment and services to be notified by amendments to the statutory rules. तो अगर आप करते हैं तो इस तरीके से वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यस, वो तो हो ही जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम आपका पार्ट नंबर 4 पर आ जाते हैं अभी आपका, ठीक है। पार्ट नंबर 4 कहता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। देखिए सर्विस की क्लासिफिकेशन कैसी होती है, मतलब कैसे कैसे बांटा गया है सर्विस को। तो बोलते थे सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन शैल बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ग्रुप ए बी सी डी में बांट दिया है। इफ ए सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ग्रेड, अगर मान लीजिए जहां पर एक से ज्यादा ग्रेड है, देन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सच सर्विस में बी इंक्लूडेड इन सच डिफरेंट ग्रुप्स। अगर मान लीजिए किसी भी जो है किसी सर्विस के अंदर एक से ज्यादा ग्रेड है, ठीक है, तो उनको भी जो है डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सच सर्विस इन्हीं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको इंक्लूड करना है। तो एक तरीके से आपसे पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस क्या है। हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है ना, ये आपकी चेंज हो गई है, आई एम नॉट मिस्टेकन, वो थ्री में हो गया है। बट एक बार, हाँ जी, ये हो गया आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है ना, ये अमेंडमेंट हो गया है इसके अंदर। और चलिए आगे चल के बात करते हैं, इसमें शायद ए बी सी हो गया है इसके अंदर, इसके अंदर नहीं दे रखा है, बट ये ए बी सी हो गया, क्योंकि अब तो डी पोस्ट तो खत्म ही कर दिया ना। चलिए दस दस वन, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, और ये ऑल सिविल पोस्ट्स के लिए हुआ है, ठीक है। सिविल जितनी भी पोस्ट्स है ना, वो ग्रुप डी की पोस्ट मतलब नहीं रही है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। मतलब वो कहता है द सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है ग्रुप ए बी सी डी शेल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड ग्रेड्स ऑफ द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ठीक है, जैसे जैसे शेड्यूल के अंदर कर रखा है वैसे वैसे होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस आ गया, दूसरा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। बोलते हैं सिविल पोस्ट्स under the union other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply shall by a general special order of the president be classified as follows। ABCD कर दिया आपका सेंट्रल सिविल पोस्ट, ठीक है। सिविल पोस्ट भी आपकी हो गई है ABCD, और इससे अगर आपको देखना चाहिए कि ABCD सिविल पोस्ट कौन सी है और वो ग्रुप सिविल सर्विस पोस्ट है, देखिए वो जो ऊपर देख रहे हैं ना आप, वो ABCD जितनी भी क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस पोस्ट हैं वो सबकी सब आपकी थ्रू यूपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज जो बेसिकली है उनके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ग्रुप ए की जो दिखा रखा है आपके शेड्यूल के अंदर, ठीक है, अगर आप फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जाके देखें तो वहाँ पर आपका ग्रुप ए का दिखा रखा है, लेकिन इसी के अंदर ही आपका बी सी डी भी इसी के अंदर आता है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल के अंदर
अगर आप देखेंगे शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 में ना, शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 में आपका ये पूरा आ रखा है ग्रुप ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें डिफेंस सर्विसेज की नहीं आ रखी, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप ए है उसकी डिफेंस सर्विसेज की आ रखी है, और बी सी डी वाली जो है वो आपकी पार्ट 5 में आ रखी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बात करते हैं आपका। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट हो गया, ये भी ए बी सी डी हो गया है आपका, ठीक है। और सर्विस भी जो है क्लासिफिकेशन सर्विस भी आपका ए बी सी डी हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस बोलता है सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए बी सी डी शैल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड ग्रेड्स ऑफ द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, ठीक है। All references to central civil services, central civil post 1 2 3 4 in all rules, order, schedule, notification, regulation, instruction force immediately before the commencement of these rules shall be construed as references to central civil service। इनको अब जितने भी इससे पहले क्लास, जैसे हम पहले कहते थे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, जहाँ पर भी रूल, जितने भी ऑर्डर, शेड्यूल, नोटिफिकेशन जहाँ पर भी है सब कुछ चेंज होकर क्या आ जाएगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट और ABCD आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। एंड एनी रेफरेंस टू क्लास और क्लास देयर इन दिस कंडीशन शैल बी कंसीडर्ड एज ग्रुप। और अब इसको क्लास में क्या चेंज कर दिया, ग्रुप ABCD में चेंज कर दिया, क्लास नहीं है अब कोई भी, ठीक है। फर्दर बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, ये आपका एक अमेंडमेंट आया था अगस्त 2018 में। इसके अकॉर्डिंग जो है क्या कर दिया गया है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द CAG, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है बट दैट इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन दिस ऑर्डर, आपका 2018 का ऑर्डर है, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में ऑल सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन, सिविल पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल सिविल पोस्ट की जितनी भी जो ABCD है इनको जो है चेंज कर दिया है ABC में, ठीक है। अब इनको किस में बांट दिया, पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बांट दिया, जैसे तो 10 से 18 के बीच में। तो अगर मैं कहूँ आपका जो अप टू असिस्टेंट जो है ना ASO लेवल तक का है, 6 से लेकर 9 तक, तो 6 पे लेवल से अगर आप आ रहे हैं उसके अंदर पे मैट्रिक्स में, 6 से 9 तक का ग्रुप B हो गया है। सबसे पहले ले लीजिए 1 to 5, 1 to 5 का C है, 6 to 9 का B है, और जैसे 10 नंबर पोस्ट है 10 से लेके 18 तक आपका ग्रुप A में हो गया। तो ये सर्विसेज जो आपकी सिविल पोस्ट है ना ये आपको बांट दी गई है, ABC में हो गया अभी, ठीक है। आगे बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 कहता है आपका जनरल सेंट्रल सर्विस। ये कौन सी है भाई, सेंट्रल सिविल पोस्ट और एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विस। मतलब कोई भी सेंट्रल सिविल पोस्ट, ठीक है, सेंट्रल सिविल पोस्ट मतलब जो डिफेंस वाली है, ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप की, चाहे वो A B C है, तीन है, इन्हीं ग्रुप में से जो कि अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज में इन एनी अदर शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड, उनको जनरल सेंट्रल सर्विस माना जाएगा ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप। एंड a government servant appointed to any such deemed to be under member of that service unless he is already a member of the central civil group or the same group, ठीक है। दोबारा रिपीट करूंगा कि सेंट्रल सिविल पोस्ट, सिविल पोस्ट हमारे पास 3 हो गई है, ABC, ठीक है, ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का हो, चाहे A का हो, B का हो, C का हो, नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विस। अगर वो मान लीजिए किसी भी सेंट्रल सिविल सर्विस में नहीं है उनका नाम, ठीक है, वो जो कोई भी सिविल पोस्ट है ऐसी जो किसी भी सेंट्रल सिविल सर्विस के अंडर में नहीं है, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विस में उसको माना जाएगा ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप, जिस भी ग्रुप में लाई कर रही होगी। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड टू एनी सच पोस्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ दैट सर्विस अनलेस ही इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विस ऑफ द सेम ग्रुप। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली इनको कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो रूल 7 तक है यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की, विच इज रियली वेरी नाइस आई वुड से। इसमें से एक क्वेश्चन जो है एक्चुअली पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको नाइस, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा जरा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसके एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन जो है सब पेनल्टी इंपोज कर सकता है, उसका आंसर डिसिप्लिन अथॉरिटी है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी के देके हमें कंफ्यूज किया जा रहा था वहाँ पे, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बोलता है ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप A एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप A, ग्रुप A की बात करिए तो इट शैल बी मेड बाय दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। ग्रुप A की जो आपकी जो भी कोई भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो ग्रुप A, प्रोवाइडेड जो प्रेसिडेंट है बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर जो है अपने तरफ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं अपनी वो अथॉरिटी, ठीक है। दैट मीन्स ग्रुप A की जितनी भी है वो सबके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी अनलेस प्रेसिडेंट जो है किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उनको डेलीगेट ना करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसमें बोलता है डेलीगेशन अब इसी तरीके से डेलीगेट कर रखे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उनको पावर्स कुछ जो है इन द केस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप A की बात हो रही है, ठीक है, ग्रुप A की बात हो रही है। क्वेश्चन आया था ग्रुप B में, उसमें आ रखा था अंडमान निकोबार था शायद, अंडमान निकोबार की सिविल सर्विसेज ग्रुप B के बारे में पूछा था, उसका होम मिनिस्ट्री जॉइंट सेक्रेटरी डील करते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर की तो गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार सबका जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटर को पावर दी गई है, प्रोवाइडेड नो अपॉइंटमेंट टू द, अगर हम देखिए ग्रुप A की बात करिए, लेकिन टू द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल,
डेवलपमेंट कमिश्नर जो है दैट विल स्टिल जो है नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एनी पोस्ट, ओके, ये नहीं की जाएगी अनलेस आपको आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है जब तक। तो ये जो है हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर ही कर देंगे इसको, लेकिन उसके लिए प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है इसके लिए, ठीक है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए भी सही है, सेम यही चीज़ है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनको ये पावर दे दी गई है। अंडमान निकोबार के लिए भी सेम पावर जो है उनको दे दी गई है। बस वही बोलते हैं यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट जो है, नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चीफ डेवलपमेंट कम रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है, सेक्रेटरी फाइनेंस, इस तरीके से जो है डेप्यूटी चीफ कन्वर्जर ऑफ फॉरेस्ट, और इस तरीके से शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका रूल 8 क्लियर होता है यहाँ पर। रूल 9 बोलता है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। अब अपॉइंटमेंट किनका बोलता है, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन जनरल, देखिए ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विस किनका, जो कि जनरल सेंट्रल सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो कौन से, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए तो आपने कर लिया, प्रेजेंट करेंगे। ग्रुप बी और सी और डी कौन करेगा, शैल बी मेड बाय अथॉरिटीज, जो कि इस शेड्यूल के अंदर दिया गया है, ठीक है। क्या क्या है वो, सी और डी सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट जो है डिफेंस सर्विस के अंदर, वो जो है किसके द्वारा, मे बी अपॉइंटेड बाय दी ऑफिसर्स एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो जो भी ऑफिसर एम्पावर्ड है उनको सी और डी के अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं। ऑल अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ग्रुप और बी और सी और डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। शैल बी मेड बाय द अथॉरिटीज प्रेजेंट जनरल और स्पेशल बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल सिविल पोस्ट, ऊपर किसकी बात हो रही थी आपकी, सेंट्रल सिविल सर्विस की बात हो रही थी, ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विस की बात हो रही थी, ग्रुप बी सी डी, उनको कौन करेगा, जैसे कि इस शेड्यूल में दे रखा है, या फिर अगर वो और सिविलियन पोस्ट एंड डिफेंस सर्विस अपॉइंटमेंट मेड बाय द ऑफिसर, जो भी ऑफिसर एम्पायर है वो कर सकते हैं। और ऑल अपॉइंट टू सेंट्रल सिविल पोस्ट के लिए, ग्रुप बी सी डी के लिए, इंक्लूड इन द जनरल सर्विस, जनरल सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर, इंक्लूड इन द shall be made by the authorities specified in this behalf by general or special order of the president। और जहाँ पर भी कोई नहीं तो अथॉरिटी जो भी स्पेसिफाई कर रखे हैं शेड्यूल के अंदर वो वही करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये है ये कवर होता है अप टू रूल नंबर 9 हमने कर लिया है, ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे इसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, बट जो सस्पेंशन वाला जो है आई वुड लाइक टू डू इट ऑन मतलब अलग से और हटके से, आई वुड लाइक टू डू इट, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड आई वांट कि उसको एक अलग से उसकी एक वीडियो होनी चाहिए, राइट। दैट्स द रीज़न आई वुड लाइक टू डिसकंटिन्यू दिस वीडियो राइट नाउ, एंड आई विल स्टार्ट विद अनदर वीडियो जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सीधा रूल नंबर 10 से, और उसके अंदर सिर्फ रूल नंबर 10 ही करेंगे क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट। सो विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।